1883 का वो दिन जब नेचर ने अपनी पूरी क्षमता दिखाई, जब इंडोनेशिया का एक छोटा सा द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी भयंकर और विनाशकारी इंसिडेंट्स में से एक का सेंटर बन गया। इस एक्सप्लोजन ने न सिर्फ जमीन बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। तो अगर आपको 2004 की सुनामी विनाशकारी लगी तो सोचिए 1883 के क्रैकाटोआ विस्फोट का इम्पैक्ट कितना डेविस्टेटिंग रहा होगा, जिसने लाखों लाइव्स को प्रभावित कर इतिहास बदल कर रख दिया था। उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी भी उतने विकसित नहीं थे, फिर भी इस इंसिडेंट की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आसमान में उठते काले बादल, दूर तक फैली राख और समुद्र में उठती ऊंची लहरें। लेकिन सवाल ये है कि एक ज्वालामुखी के फटने से इतनी बड़ी तबाही कैसे संभव हुई, और क्या आज भी हम उस एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स को महसूस कर रहे हैं? जानिए इन सभी सवालों के जवाब और क्रैकाटोआ की मिस्टीरियस स्टोरी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की कुछ सबसे दिलचस्प और अद्भुत घटनाओं की तरफ। आज का वीडियो एक ऐसे विस्फोट के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1883 के क्रैकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1883 का क्रैकाटोआ विस्फोट इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट में स्थित एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। इस ज्वालामुखी ने मई 1883 से अक्टूबर 1883 तक की अवधि में लगातार सक्रियता दिखाई, लेकिन इसका सबसे भयंकर रूप 27 अगस्त को देखने को मिला। उस दिन ज्वालामुखी ने अपने 4 प्रमुख धमाकों से एक ऐसा विनाशक प्रकोप फैलाया जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। इस विस्फोट की शुरुआत 20 मई 1883 से हुई, जब ज्वालामुखी ने धुएं का गुबार फेंकना चालू ही किया था और आसपास के क्षेत्र में भी उस वक्त भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। शुरुआती दिनों में ज्वालामुखी ने नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पर स्थित पोर्बेवोटन से तेज धुएं और राख निकलने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका हुआ था। इन विस्फोटकों की आवाज 160 किलोमीटर दूर बटाविया, जिसे अब जकार्ता के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई और ये विस्फोट शुरुआती विस्फोट की तुलना में ज्यादा घातकवर होने लगे। जून 1883 में ज्वालामुखी की एक्टिविटीज फिर से तेज हो गई। 24 जून को ज्वालामुखी के शिखर पर ऐश के 2 बड़े बड़े स्तंभ निकलते देखे गए। पोर्बेवोटन का शिखर पूरी तरह से गायब हो गया था इस वक्त तक, और इस क्षेत्र में एक नया विस्फोटक सेंटर उभर आया था। जुलाई तक ये विस्फोट अधिक भयंकर हो गए और ज्वालामुखी के आसपास की जमीन पर भी ऐश की लेयर जम गई। 25 अगस्त तक क्रैकाटोआ के विस्फोट ने एक नई दिशा ली। 26 अगस्त की दोपहर ज्वालामुखी ने अपना चरम रूप धारण किया। लगभग 1 बजे ज्वालामुखी से काले राख के बादल 27 किलोमीटर ऊंचाई तक उठने लगे। विस्फोट लगातार हो रहे थे और उनकी आवाज हर 10 मिनट में सुनाई देती थी। शाम 5:30 बजे तक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जो संभवतः स्टीम एक्सप्लोजन के कारण हुई थी। 27 अगस्त की सुबह 4 मैसिव विस्फोट हुए, जो इस घटना का क्लाइमैक्स थे। पहला विस्फोट सुबह 5:30 बजे हुआ और इसका असर टेलोक बेटोंग पर देखा गया। इसके बाद 6:44 पर ज्वालामुखी ने एक और बड़ा धमाका किया, जिससे ईस्ट और वेस्ट की ओर सुनामी का प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल विस्फोट 10:02 पर हुआ। इस विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि यह 3110 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया और 4800 किलोमीटर दूर मॉरिशस में भी सुनाई दिया इसकी आवाज। यह विस्फोट अब तक का सबसे लाउडेस्ट एक्सप्लोजन माना जाता है। इस विस्फोट से उत्पन्न प्रेशर वेव इतनी शक्तिशाली थी कि यह 1086 किलोमीटर पर आवर की गति से अर्थ के चारों ओर फैली। इसके इम्पैक्ट से कई जगहों पर विंडोज टूट गईं और वॉल्स भी दरक गए। यह वेव इतनी विशाल थी कि दुनिया भर के बैरोग्राफ्स ने इसे रिकॉर्ड किए और यह वेव 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आई। सुनामी का असर भी डेवास्टेटिंग था। 27 अगस्त को ज्वालामुखी के विस्फोटों के बाद सुनामी वेव्स इतनी विशाल थीं कि उन्होंने पूरी कोस्टल लाइन को तबाह कर दिया। मर्चेंट शिप जो टेलोक बेटोंग के पास थी ने इस विशाल वेव्स का सामना किया। वे उन वेव्स का सीधा सामना करते हुए जीवित बच गए, लेकिन इन लहरों ने कई शहरों और गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
इस विस्फोट से जुड़े पायरोक्लास्टिक फ्लो, जो अत्यधिक गर्म और तेजी से बहने वाली गैसेस और सॉलिड सामग्री का एक मिश्रण होता है, उसने भी बहुत तबाही मचाई। ये फ्लोज 100 किलोमीटर पर आवर्स की गति से बहते हुए 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले। सदर्न सुमात्रा और आसपास के आइलैंड में पूरी तरह से जलते हुए गांव और वेजिटेशंस भी दिखाई दिए। इस घटना के दौरान हॉट ऐश के क्लाउड्स कई दिनों तक आसमान में भी बने रहे। इन डस्ट क्लाउड्स ने इतना बड़ा एरिया ढक दिया था कि कुछ हिस्सों में आकाश की रोशनी भी नहीं देखी जा सकती थी। क्रैकाटोआ का विस्फोट न केवल लोकल लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी देखा गया था। इस विस्फोट ने दुनिया भर की क्लाइमेट को प्रभावित किया। ज्वालामुखी की ऐश और गैसेस स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई और इसके परिणाम स्वरूप पूरे प्लेनेट में एक वोल्केनिक विंटर का असर देखने को मिला। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स का टेम्परेचर 0.4 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर गया था। इस घटना के बाद दुनिया भर में अद्भुत सनसेट्स और सेलेस्टियल इफेक्ट्स भी देखने को मिले। ब्रिटिश आर्टिस्ट विलियम एस्क्रॉफ्ट ने कई कलरफुल स्केचेस बनाए जो इन यूनिक सनसेट्स को दर्शाते हैं। इसके अलावा स्काई में बिशप रिंग्स एंड इवनिंग के टाइम वोल्केनिक पर्पल लाइट भी देखी गई थी। विस्फोट के बाद क्रैकाटोआ का आइलैंड लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बाकी बची जमीन पर भी मैसिव चेंजेस आए थे। पुराने जमीन की डेप्थ बदल गई थी। कई छोटे आइलैंड्स एंड सैंड बार समुद्र में खो गए थे। इस घटना ने कोस्टल लैंडफॉर्म्स में सिग्निफिकेंट बदलाव को जन्म दिया था। विस्फोट के तुरंत बाद ग्लोबल कम्युनिटी ने इमरजेंसी रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की शुरुआत की। इंडोनेशिया के आसपास के देशों में रिलीफ कैंपेन्स भी चलाए गए और प्रभावित क्षेत्रों की रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को भी जल्द ही शुरू कर दिया गया। साइंटिस्ट ने भी विस्फोट के बाद इन क्षेत्रों में रिसर्च स्टार्ट किया और वोल्केनिक एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग के लिए नए मेथड्स को भी विकसित किया। यह रिसर्च हमें भविष्य में संभावित हैजर्ड्स वोल्केनिक एक्टिविटीज का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रैकाटोआ के विस्फोट ने मानवता को यह एहसास दिलाया कि नेचर के साथ हमारा संबंध कितना डेलिकेट एंड क्रूशियल है। इसके इम्पैक्ट ने ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को भी प्रभावित किया और इसकी स्टडी आज भी जारी है। दोस्तों, क्रैकाटोआ का विस्फोट एक ऐसी घटना है जिसने न केवल इमीडिएट इम्पैक्ट डाला बल्कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे गए। इस विस्फोट ने हमें यह सीखने का मौका दिया कि पृथ्वी पर ऐसी नेचुरल इवेंट्स हमारे लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है। इसने यह भी साबित किया कि नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति हमारी प्रिपरेशन और डेडिकेशन कितनी जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स आज की दुनिया में हमें ऐसे कैलेमिटीज से बचाने में कितना सक्षम है? क्या हम पूरी तरह तैयार हैं या हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक करिए और साथ ही आगे भी ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।